हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज हमारा टेस्ट 2 का पहला पार्ट है जो है जियोग्राफी एंड एनवायरनमेंट। तो आज हम लोग इसका डिस्कशन करेंगे। तो इसका डिस्कशन 50 क्वेश्चनों का करेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और अच्छा लगे वीडियो और मेरा कंटेंट तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं और भी अच्छे अच्छे वीडियो बनाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश की सीमा भूमध्य सागर से नहीं लगती है? भूमध्य सागर की सीमा से नहीं लगती पूछा है। तो आपको यहाँ मैप में दिख रहा होगा, यहाँ हमने मैप लगाया है। तो इसमें आपको सिर्फ अगर देखिएगा तो सिर्फ ट्यूनीशिया जो है उसी की सीमा भूमध्य सागर से लगती है। बाकी इसमें जो दिया है सऊदी अरब, जॉर्डन, सर्बिया, बुल्गारिया, ये चारों का नहीं लगता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 2, 3, 4 और 5 अर्थात ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, भारत में कॉफ़ी उत्पादन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कॉफ़ी उत्पादन के बारे में पूछ रहा है भारत में। तो आपको मालूम होगा कि भारत में कॉफ़ी उत्पादन के लिए दो प्रमुख किस्मों हैं, जैसे अरेबिया, रोबस्टा। तो ये दो किस्में हैं। तो पहला कथन में दिया है भारत कॉफ़ी को रोबस्टा और अरेबिका दोनों किस्मों का उत्पादन करता है। तो बिल्कुल सही है, अभी आपको हम बोले। दूसरा कथन है तमिलनाडु भारत का सबसे अधिक कॉफ़ी उत्पादक राज्य है। तो आपको मालूम होगा कि तमिलनाडु नहीं है, बल्कि है आपका सबसे कॉफ़ी ज़्यादा उत्पादन करने वाला राज्य है कर्नाटक। वो हो जाएगा आपका कर्नाटक। अगर हम देखें दूसरे और तीसरे नंबर पे, तो दूसरे पे केरल और तीसरे पे तमिलनाडु आता है। तो दूसरा कथन गलत हो जाएगा। तो उपयुक्त कथनों में से सही का चयन करना है, अर्थात ऑप्शन ए हो जाएगा, पहला कथन सही है। अगला क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य पर रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार नहीं है? रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार के बारे में पूछ रहा है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि ये एक पेट्रोलियम भंडार के बारे में पूछ रहा है। तो जहाँ तक हमको मालूम है विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है, और मंगलुरु कर्नाटक में है, और पादूर भी कर्नाटक में है। और भंडार स्थल जो सिर्फ दो ही राज्य में है, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक। ये जो है पेट्रोलियम, ये सिर्फ है आंध्र प्रदेश और कर्नाटक। तो दो ही राज्य में होता है। और कांडला बंदरगाह है, जो कांडला बंदरगाह आपका पड़ता है कहाँ? कांडला बंदरगाह केरल में है। तो कांडला बंदरगाह में नहीं होगा, कांडला बंदरगाह गुजरात में पड़ता है। तो कांडला बंदरगाह आपको गुजरात में है। तो यहाँ पे रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार नहीं है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, कांडला बंदरगाह। अगला क्वेश्चन है, नदी की युवावस्था के दौरान निम्नलिखित में से कौन से परिदृश्य विकसित होते हैं? युवावस्था के बारे में पूछ रहा है, नदी की युवावस्था। आपको मालूम होगा कि नदी जब युवावस्था में होती है तो इसके धार तेज होते हैं, ढलान ज़्यादा होता है। तो इस सब परिस्थितियों को देखकर नदी की युवावस्था को समझा जाता है। तो युवावस्था में क्या होगा कि नदियाँ आपका भी आकार की घाटियाँ बनाएगी, झरने बनेंगी, अर्थात ढलान ज़्यादा होगा। गोखुर झील नहीं होता है, गोखुर झील आपको नदियाँ नहीं बनाएगी युवावस्था में। ये अंतिम पड़ाव में जब निक्षेपण का काम करती है उस टाइम गोखुर झील, डेल्टा, मुहाना इस सब को बनाती है। तो ये नहीं हो जाएगा। अब प्राकृतिक तटबंध ये भी नहीं होगा, ये मध्यवर्ती भाग है। तो 1, 2 दोनों हो जाएगा ऑप्शन, अर्थात ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्म पर विचार कीजिए। तो हमको विचार करना है, जैसे फसल एक तरफ दिया है, एक तरफ उत्पादन करने वाले राज्य। तो गेहूं का उत्पादन सबसे ज़्यादा आपको उत्तर प्रदेश करता है। मूंगफली का सबसे ज़्यादा, मूंगफली में आप देखिएगा तो सबसे ज़्यादा उत्पादक राज्य गुजरात है, इसका होगा गुजरात। मूंगफली में गुजरात है। और सोयाबीन में है मध्य प्रदेश। तो सोयाबीन में हो जाएगा एमपी, मध्य प्रदेश। तो इसमें
एक भी सही नहीं है, दो भी सही मिलान नहीं है, तीन भी सही, तीनों नहीं मिलान सही है, तो सही सुमेलित पूछा है कोई नहीं, अर्थात डी ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्म पर विचार कीजिए। यह भी उसी तरह का है, जैसे एक तरफ समुद्र दिया हुआ है, एक तरफ सीमावर्ती देश दिया हुआ है। तो पहला पूछ रहा है एड्रियाटिक सागर, एड्रियाटिक सागर, उसके बाद दिया हुआ है काला सागर, लाल सागर, अब यूफ्रेट सागर। तो आपको मालूम है एड्रियाटिक सागर इटाली में है, इटली, ये इटली में ही है ये एड्रियाटिक सागर। काला सागर आपको यूक्रेन, रूस, जॉर्जिया इस सब से सीमा से साझा करता है, सीमा से लगता है। रोमानिया से बिल्कुल नहीं लगता है, रोमानिया से काला सागर, रोमानिया, बुल्गारिया, तुर्की और रोमानिया, हाँ रोमानिया भी वहीं पे है, तो रोमानिया से भी लगता है, बिल्कुल सही, रोमानिया से भी लगता है। लाल सागर जो है दक्षिण सूडान से नहीं बल्कि सूडान से सिर्फ लगता है, सूडान, एक सूडान है, एक दक्षिण सूडान है, तो सिर्फ सूडान से लगता है। विफोर्ट सागर जो है, ये विफोर्ट सागर जो है, विफोर्ट सागर आपको ये है कनाडा और अलास्का और कनाडा के पास में है, तो ये भी गलत है। तो आपका सही हो जाएगा, सही मिलान पूछा है, सही सुमेलित बताइए, तो 1 और 2 होगा, अर्थात 1 और 2 ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नदियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नदियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर, नदियों के बारे में बोल रहा है। यदि एक विशिष्ट क्षेत्र जिसे उसका जल ग्रहण क्षेत्र कहा जाता है से एकत्रित जल को बहाकर ले जाती है, तो बिल्कुल सही है कि जो एकत्रित जल को बहाकर ले जाती है तो नदियों का विशिष्ट क्षेत्र ही कहा जाता है, तो बिल्कुल सही है। किसी नदी और उसकी सहायक नदियों द्वारा अपवाह वाले क्षेत्र को अपवाह बेसिन कहा जाता है, ये भी बिल्कुल सही है, अपवाह वाले क्षेत्र को अपवाह बेसिन ही कहते हैं, बिल्कुल सही है। एक अपवाह बेसिन को दूसरे से अलग करने वाली सीमा रेखा को जल संभर के रूप में भी जाना जाता है, तो बिल्कुल सही, जल संभर के रूप में ही जाना जाता है, ये बिल्कुल सही है कथन कि ये जो एक बेसिन को दूसरे बेसिन से जो अलग करती है सीमा रेखा, उसे जल संभर के रूप में भी जाना जाता है, अर्थात जल विभाजक। जल संभर क्षेत्रफल में छोटा है जबकि बेसिन बड़े क्षेत्रों को कहते हैं, तो ये भी सही है। हाँ, जल संभर जो होता है वो छोटे क्षेत्र होते हैं, जबकि बेसिन एक बड़ी भूभाग होती है, बड़ी क्षेत्र होती है। तो इसमें चारों ऑप्शन सही है। पूछा है कि गलत बताना है, तो गलत आपको इसमें से कोई नहीं है, अतः उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में केसर की खेती के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कथन है भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा केसर उत्पादक देश है, तो बिल्कुल सही, भारत आपका दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है, क्योंकि सबसे बड़ा केसर का उत्पादक है ईरान, तो ईरान है। कश्मीर केसर को जीआई टैग प्राप्त है, बिल्कुल सही, कश्मीर केसर को जीआई टैग प्राप्त है। केसर एक बरहमासी पौधा है, बरहमासी मतलब सालों भर हरा भरा होता है, वही पूछ रहा है, तो बरहमासी पौधा है, बिल्कुल सही है। तो आपका 8 का आंसर हो जाएगा सी, सभी कथन सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्न युग्म पर विचार कीजिए। आपको दिया हुआ जल डमरू मध्य, इधर दे रहा है जोड़ने वाले क्षेत्र, तो इस दोनों पे विचार करना है कि कौन से जल डमरू मध्य कौन से क्षेत्र को जोड़ती है। दिया है डोवर जल डमरू मध्य, डोवर, तो डोवर आपको इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर ये दोनों को जोड़ती है, बिल्कुल सही है, इंग्लिश सागर और उत्तरी सागर को जोड़ती है। उसके बाद दिया है बॉस्फोरस जल डमरू मध्य, बॉस्फोरस जल डमरू मध्य, ये आपको एशियन सागर और मरमरा सागर से जोड़ती है, तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि काला सागर ये एजियन सागर से नहीं बल्कि ये है काला सागर से जोड़ती है, तो ये गलत हो जाएगा। बाबा अल मंदेव जल डमरू मध्य, तो ये लाल सागर को अदन की खाड़ी से जोड़ती है, लाल सागर को ओमान की खाड़ी नहीं, अदन की खाड़ी से, तो ये भी गलत हो जाएगा। अर्थात कौन सा युग्म सही सुमेलित है, ये है सिर्फ ऑप्शन 1, तो अर्थात ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व में सेल भंडार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है
वाका मार्टे वेनेजुएला में एक सेल संरचना क्षेत्र है। तो पूछ रहा वाका मार्टे एक सेल संरचना क्षेत्र है, तो हमको बताना है कि वाका मार्टे एक सेल संरचना क्षेत्र है कि नहीं। तो ये आपका बिल्कुल नहीं है। वाका मार्टे एक सेल संरचना नहीं है, ये सेल संरचना नहीं है। ये अमेरिका में उसे पाया जाता है। ये अर्जेंटीना में वाका मार्टे वेनेजुएला का एक सेल संरचना नहीं है, बल्कि अर्जेंटीना में पाया जाता है। अर्जेंटीना सही हो जाएगा। चीन की दूसरा कथन है, चीन की सिचुआन परियोजना शेल गैस भंडार तक पहुंचे हेतु एक अति गहरी ड्रिलिंग परियोजना है। तो ये बिल्कुल सही है। चीन की जो सिचुआन परियोजना शेल गैस भंडार तक पहुंच हेतु एक अति गहरी ड्रिल परियोजना है। संयुक्त राज्य अमेरिका के पास विश्व की सबसे बड़ा अनुमानित शेल भंडार है। तो नहीं, ये है अर्जेंटीना के पास। अभी हम बताएं, ये अर्जेंटीना के पास है। तो इसमें पूछा है सही कथन कौन सा है, तो एक भी गलत है, तीन भी गलत है, अर्थात सिर्फ दो सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है, अग्नि चट्टान आपका ये सामान्य क्रिस्टलीय प्रकृति की होती है। बिल्कुल सही, ये लावा से बनती है, तो क्रिस्टलीय प्रकार की ही होती है। दूसरा कथन है, ये परतदार होती है और इनमें प्रायः जीवाश्म होते हैं। बिल्कुल नहीं, ये परतदार नहीं होती है और इसमें जीवाश्म बिल्कुल नहीं होते हैं। अग्नि चट्टानों में बिल्कुल जीवाश्म नहीं होते, याद रखिएगा। अग्नि चट्टानों प्रकृति में सदैव अम्लीय होते हैं। नहीं, ये भी गलत है, सदैव अम्लीय नहीं होते हैं। अगर सिलिका की मात्रा उच्च हुई तो अम्लीय होंगे। अगर सिलिका की मात्रा, जैसे सिलिका की मात्रा अगर कम हुई, तो अगर सिलिका की मात्रा कम हो गई तो ये हो जाएगा आपका क्षारीय। ज़्यादा हो गई तो, अगर ये सिलिका की मात्रा ज़्यादा हो गई तो ये हो जाएगा अम्लीय। तो ये भी गलत है। इसमें पूछा है सही उत्तर का चयन कीजिए, तो सिर्फ एक सही है, तो अर्थात ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। तो नीचे देश के नाम दिया है, जैसे नाइजर, दक्षिणी सूडान, नाइजीरिया, चाड, माली। तो इसके बारे में पूछा क्या है कि उपयुक्त में से किस देशों में सहारा रेगिस्तान का विस्तार है। सहारा रेगिस्तान के बारे में पूछा है। तो आपको मालूम है सहारा रेगिस्तान यहाँ है। तो सहारा रेगिस्तान के आसपास, जैसे यहाँ पर है ये, तो यहाँ पे फैला हुआ है सहारा रेगिस्तान। तो नाइजर में बिल्कुल है, नाइजर में फैला हुआ है आपका सहारा रेगिस्तान का विस्तार, नाइजर में है। दक्षिणी सूडान में नहीं है, बल्कि सूडान में है। तो ये गलत हुआ। नाइजीरिया में भी नहीं है, चाड में है और माली में है। अर्थात 1, 4 और 5 में है, बाकी 2, 3 में नहीं है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित जल निकायों पर विचार कीजिए। जल निकायों के बारे में पूछा है, जैसे दिया है कथन मैक्सिको की खाड़ी, भूमध्य सागर, लाल सागर और बंगाल की खाड़ी। तो आपको बता दें कि ये बीचों बीच जाता है विषुवत रेखा, ये विषुवत रेखा है। और इसके ऊपर 23.5 डिग्री ये है आपका कर्क रेखा, जो कर्क रेखा होते हुए जा रही है लाल सागर से, यहाँ अरब सागर में घुसती है और यहाँ भारत से होते हुए आगे निकल जाती है। तो इसमें आप देखेंगे कि मैक्सिको की खाड़ी यहाँ पे है, मैक्सिको की खाड़ी ये भी है। भूमध्य सागर ये नहीं है, भूमध्य सागर आप देख रहे हैं यहाँ पे है, भूमध्य सागर तो नहीं होगा। लाल सागर बिल्कुल होगा, यहाँ पे है, तो लाल सागर भी हो जाएगा, भूमध्य सागर नहीं है। मैक्सिको की खाड़ी हो जाएगा। बंगाल की खाड़ी, तो आप देख रहे हैं बंगाल की खाड़ी के ऊपर से ही ये निकल जाती है, यहाँ पे है बंगाल की खाड़ी, तो ये भी नहीं होगा। अर्थात 1 और 3 कर्क रेखा गुजरती है 1 और 3 से। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका 1 और 3 बी। तो ऑप्शन सही बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विभिन्न प्रकार के ज्वालामुखियों के संबंध में निम्नलिखित युग्म पर विचार कीजिए। तो दिया गया है सिल्ट ज्वालामुखी, जिसे सिल्ट ज्वालामुखी, एक मिश्रित ज्वालामुखी और कैल्डेरा। तो आपको बताना है कि आपको ये बताना है कि कौन सा युग्म गलत है, गलत बताना है, कितने युग्म गलत है। तो पहला सिल्ट ज्वालामुखी जो है, यदि वेंट में पानी चला जाए तो यह विस्फोट हो जाता है। तो सिल्ट ज्वालामुखी पर सभी ज्वालामुखियों में से सबसे बड़ा है। सिल्ट ज्वालामुखी सभी ज्वालामुखियों में से सबसे बड़ा ज्वालामुखी है, यह आपको मालूम होना चाहिए। तो ये आपका पहला युग्म जो है ये आपका सही है,
ये सही है। मिश्रित ज्वालामुखी, पृथ्वी के ज्वालामुखियों में सर्वाधिक विस्फोट। तो मिश्रित ज्वालामुखी में विशेषता बेसाल्ट की तुलना में ठंडे और अधिक चिपचिपे लावा से होता है। ये जिसका उदाहरण है आपको माउंट फूजी, माउंट सस्ता। तो दूसरा कथन गलत हो जाएगा, इसमें ज्वालामुखी का सर्वाधिक विस्फोट नहीं होता है। एक कोल्डेरा है, कोल्डेरा में बेसाल्ट की तुलना में ठंडे और अधिक चिपचिपे लावा का विस्फोट। तो अभी अभी आपको तीसरा युग्म अभी ये आपको बताएं कि ये मिश्रित में होता है, ना कि कोल्डेरा में, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो इसमें पूछा है कि कितने युग्म गलत है, तो अर्थात 2 युग्म जो है 2 और 3 ये दोनों गलत है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा केवल 2, अर्थात ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व में प्राकृतिक संसाधनों के वितरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो विश्व में प्राकृतिक संसाधनों के वितरण के बारे में पूछा है। जैसे अफ्रीकी महाद्वीप में विश्व का 30% खनिज भंडारण है। 30% खनिज भंडारण अफ्रीका में है, बिल्कुल सही है, ये बात बिल्कुल सही है कि अफ्रीका में 30% खनिज भंडारण है। विश्व के कुल खनिज उत्पादों में आधे से अधिक की हिस्सेदारी के साथ एशिया खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो ये भी सही है, ये भी बात सही है कि एशिया सबसे बड़ा उत्पादक है। तो आपका आंसर हो जाएगा, सही पूछा है, सही 1 और 2 अर्थात ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस तरंग की गति पी तरंग से अधिक होती है। तो आपको बता दें कि इस तरंग और पी तरंग, इसमें 2 तरह की तरंगें होती है, भूकंप के कारण उत्पन्न होती है। एक भूगर्भिक तरंग, एक सतही तरंग जो सतह पे चलती है, सतही तरंग, और एक भूगर्भिक जो अंदर चलती है पृथ्वी के, तो वो भूगर्भिक तरंगें होती है। तो इसमें बोल रहा है कि इस तरंग की गति पी तरंग से अधिक होती है, नहीं, पी तरंग की गति ज़्यादा होती है, इस तरंग की नहीं। इस तरंग वैसे भी सॉलिड में सिर्फ जाता है। दूसरा कथन है, इस तरंग ध्वनि तरंग के समान होता है। तो आपको बता दें कि इस तरंग जो है ये आपका ध्वनि तरंग के समान नहीं होता है, ये ऊपर नीचे चलता है। इस तरंगें केवल ठोस माध्यम के संचरण पर काम करती है। अभी आपको बताया कि केवल ठोस माध्यम में ही ये चलती है। पी तरंगें गैसीय, तरल और ठोस तीनों माध्यम में चल सकती है। तो बिल्कुल सही है, पी तरंग ऐसी तरंगें है जो तीनों माध्यम में चलती है। तो ये 3 और 4 दोनों सही है, अर्थात ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। औषधि चट्टानों में पिछले युग्म के जीवों के जीवाश्म होते हैं। तो बिल्कुल सही है, आपको अभी बताया अग्नि चट्टान में नहीं होते हैं, लेकिन औषधि चट्टानों में पिछले युग्म के जीवाश्म होते हैं। और अगर जीवाश्म होते हैं तो कुछ जानकारियाँ भी मिलती होगी उसके बारे में। तो दूसरा कथन है, औषधि चट्टानों में उस समय के वातावरण की जानकारी दर्ज होती है जब इसका निर्णय हुआ होगा, जब इसका निर्माण हुआ होगा। तो बिल्कुल सही, अभी आपको बताया जब ये बना होगा, अगर जीवाश्म होगा तो उसके अवशेष मिलेंगे, उससे हमको कुछ जानकारियाँ मिलेगी। तो बिल्कुल सही है, अर्थात इसमें सही युग्म का चयन करना है। तो दोनों सही है, 1 और 2। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्म पर विचार कीजिए। वाला है कोयला खदान और दूसरा है देश। तो कौन सा कोयला खदान किस देश में है, यही पूछ रहा है सिंपली। तो आपको बताना है कि कौन सा खदान कहाँ है। जैसे दिया है नॉर्थ एंटेलोप रोसेल कोयला खदान। तो नॉर्थ एंटेलोप रोसेल कोयला खदान जो है ये आपका अमेरिका में है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका दिया है, बिल्कुल सही है। जिंताई कोयला खदान, जिंताई कोयला खदान आपका है, ये आपका पड़ेगा जिंताई कोयला खदान चीन में, नाम से ही लग रहा है चीन में पड़ेगा। हम्बाज कोयला खदान, हम्बाज कोयला खदान आपका पड़ता है जर्मनी में। तो एक सही है, 2 3 गलत है। तो कितने युग्म सुमेलित है, केवल 1, अर्थात ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कोयला खदानों को उत्तर से दक्षिण के क्रम में सजाइए। तो उत्तर से दक्षिण के क्रम में सजाना है। तो आपको मालूम होगा कि ये आपका रहा इंडिया, तो सॉरी, तो यहाँ पे अब पूछा है बोकारो आपको मालूम होगा कि बोकारो पड़ता है झारखंड में। यहाँ पे है झारखंड, तो झारखंड में। उसके बाद दिया है तालचेर आपको उड़ीसा में पड़ता है। उसके नीचे एक होता है सिंगरेनी आपको पड़ता है तेलंगाना में। तो तेलंगाना यहाँ पे है, आंध्र प्रदेश के बगल में। तो सबसे ऊपर बोकारो है, उसके बाद सबसे ऊपर बोकारो अर्थात ए। तो एक आपको ये कट गया, एक ए और डी में देखते हैं। फिर दूसरा है तालचेरा, तो 2 और 3, 1 2 3 अर्थात ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की संरचना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। महासागरीय परत महाद्वीपीय परत की तुलना में अधिक मोटी होती है। तो महासागरीय परत महाद्वीपीय परत की तुलना में अधिक मोटी नहीं होती, कैसे होगी? महासागरीय है, थोड़ा दबा हुआ थी जगह,
तो वहाँ पे तो पतला होना ही है, तो ये बिल्कुल गलत है, ये उल्टा बोल दिया है। मेंटल मैग्मा का प्रमुख स्रोत है, तो जो मेंटल होता है आपको, तो मेंटल आपको दुर्बल मंडल में, ये जो मेंटल की ऊपरी भाग को दुर्बल मंडल कहते हैं, तो अब मैग्मा का प्रमुख स्रोत वही है, दुर्बल मंडल। तो आपका ये आपका, तो ये आपका सही हो जाएगा। 1 मिनट, तो आपका, तो ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, सही बात है। कोर का निर्माण अधिकतर कोर का निर्माण अधिकतर निकेल और लोहे से हुआ है। तो आपको बता दें, कोर का निर्माण निफे, जिसको निफे बोलते हैं, निकेल और आयरन, तो इस दोनों से ही हुआ है कोर का निर्माण। तो ये भी सही है, बिल्कुल सही है। तो अर्थात 2 और 3 सही है। तो कितने युग में सही है पूछा है, तो केवल 2 युग में सही है। कितने युग में सही है पूछा है, ये नहीं कौन कौन कितने युग में। तो चलिए अगला क्वेश्चन है, अपक्षय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अपक्षय के संबंध में, अपक्षय मतलब वही काटना। यह पृथ्वी की सतह पर चट्टान और खनिजों को टूटने या घुलने का वर्णन करती है। बिल्कुल सही, टूटने या घुलने का वर्णन करती है। चट्टान के अपक्षय के कुछ मूल्यवान अयस्कों के संवर्धन में मदद मिलती है। तो ये भी बिल्कुल सही है, जब कटेगी छटेगी आएगी तो उसमें कुछ मूल्य अयस्क हो गए, मूल्यवान अयस्क होते हैं, तो ये भी बिल्कुल सही है। अब अपसल्कन अपक्षय के प्रभाव में से एक है। तो अपसल्कन जो होता है, अपसल्कन भी ये इसके अपक्षय के प्रभाव का एक रूप है, ये भी सही है, आप याद रखिएगा। अपसल्कन ये भी एक प्रभाव है इसका। तो अर्थात तीनों सही है। कितने युग में सही है, तो तीनों सही है, अर्थात ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सौरमंडल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सौरमंडल के सभी ग्रह का निर्माण लगभग एक ही समय अवधि में हुआ है। बिल्कुल सही, एक ही समय हुआ था। अगर सौरमंडल के ग्रह के बारे में देखें तो जो निहारिका है हमारा, उससे सौरमंडल का निर्माण हुआ है, उसी से। तो जो निहारिका से बना है, उसका विघटन कोर है, जो निहारिका एक कोर है, तो वहाँ से जो सभी ग्रहों का निर्माण हुआ है एक ही बार हुआ है, एक ही टाइम में। तो पहला कथन बिल्कुल सही है। सौरमंडल के सभी ग्रहों की सतह ठोस है, ये गलत है। आपको मालूम होगा कि 4 ग्रह जो है, आंतरिक 4 ग्रह, उनके सतह ठोस हैं, बाकी 4 ग्रहों के सतह ठोस नहीं है। जैसे शुक्र, बुध है, शुक्र है, मंगल है, पृथ्वी है, इनके चारों ग्रह जो हैं ये ठोस रूप में हैं। लेकिन इनके बाहर जो है बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून, ये चारों ग्रह में गैसीय रूप में है, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम की यहाँ पर प्रधानता है। ये बिल्कुल गलत हो जाएगा दूसरा कथन। सौरमंडल के सभी ग्रहों के अपने अपने प्राकृतिक उपग्रह है, तो नहीं, सभी ग्रहों के नहीं है, ये सभी का बारे में पूछ रहा है। आपको मालूम होगा कि बुध ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। तो अर्थात केवल एक सही है, अर्थात ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्षोभ मंडल ध्रुवों की तुलना में भूमध्य रेखा पर अधिक मोटा है। कथन में बोला जा रहा है कि क्षोभ मंडल ध्रुवों की तुलना में भूमध्य रेखा पर अधिक मोटा है। बिल्कुल सही है, क्योंकि भूमध्य रेखा पर तापमान ज़्यादा होता है, तापमान ज़्यादा होगा तो हवाएं ऊपर उठेगी, तो इसका क्षेत्र ज़्यादा होगा, ज़्यादा ऊंचा होगा। तो बिल्कुल सही है। कथन में कारण में बोल रहा है, पृथ्वी की सतह पर ताप के अंतर के कारण गर्म स्थानों पर संवहन धाराएं अधिक ऊंचाई तक उठती है। अभी आपको बोले कि अगर ताप अधिक होगा तो धाराएं थी गर्म, जो गर्म स्थान होगा वहाँ पे ताप अधिक होगा, तो हवाएं ज़्यादा ऊंचाई जाएगी, ऊंची जाएगी, तो ये भी सही है। तो अर्थात कथन और कारण दोनों सही है। आपको मालूम है कि कथन कारण दोनों सही हो, अगर एक दूसरे का व्याख्या करते हो, तो इसमें देख लेंगे रिलेशन है, दोनों व्याख्या करता है, तो अर्थात ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ब्राजील के उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में औसत दैनिक तापमान औसत वार्षिक तापमान में काफ़ी अधिक होती है। तो ब्राजील के उष्णकटिबंधीय वर्षा वन के बारे में पूछ रहा है। औसत दैनिक तापमान, आपको औसत दैनिक तापमान मतलब दिन का एक अंतर बोलता है, तो आपको दिन में मालूम होगा कि अंतर ज़्यादा होता है, दिन के रात की अगर तुलना एक दिन का बात करें तो अंतर ज़्यादा मिलेगा। और एक अंतर वार्षिक तापांतर, औसत वार्षिक तापांतर। तो औसत वार्षिक तापांतर मतलब साल में किस महीने में सबसे ज़्यादा, किस महीने में सबसे कम। तो अगर पूरे 1 महीने का अगर हम देख रहे हैं, 1 महीने का, तो ऑफकोर्स इसका तापांतर कम आएगा। तो बोल रहा है औसत मांग का अधिक होता है, तो बिल्कुल सही है, ये बात बिल्कुल सही बोल रहा है। जापान की क्योशू द्वीप का आर्द्र उपोष्ण जलवायु पर पूरे वर्ष लगभग समान वर्षा प्राप्त करती है। तो बिल्कुल सही है, यहाँ पर पूरे वर्ष सामान्य वर्षा प्राप्त होती है, क्योंकि आर्द्रता बनी रहती है। तो 1, 2 बिल्कुल सही है, अर्थात ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्थल मंडल के विकास के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्थल मंडल, भारी पदार्थ पृथ्वी के केंद्र की ओर गए और हल्के परत
हल्के पदार्थ सतह की ओर चले गए। तो बिल्कुल सही। आपको मालूम है कि पृथ्वी का कोर जो है, पृथ्वी का कोर वो बहुत ज़्यादा घनत्व है, बहुत ज़्यादा हार्ड है वहाँ। तो ये बिल्कुल सही है। कारण बोल रहा है पृथ्वी अपने प्रारंभिक चरण में अवस्थित अस्थिर अवस्था में थी क्योंकि पृथ्वी की सतह के अंदर का तापमान घट गया था। तो आपको मालूम है नहीं है, ऐसा गलत है ये। आपको मालूम है कि पृथ्वी का तापमान आज भी अंदर ज़्यादा है, और जहाँ निकेल और निफे है, निकेल और आयरन, और वहाँ दबाव भी ज़्यादा है। जहाँ दबाव ज़्यादा होगा वहाँ तापमान ज़्यादा होगा ही। तो कारण गलत है, तो कथन सही है, कारण गलत है, अर्थात ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। दिया है महासागरों के दोनों ओर चट्टानों की आयु में समानता। तो आपको मालूम है कि महासागरों के दोनों ओर अभी और पढ़ेंगे। प्लेसर निक्षेप, जीवाश्म का वितरण और टिलाइट, ये चार दिया है। उसमें पूछा है कि महाद्वीपीय विस्थापन के संदर्भ में साक्ष्य है। तो अगर हम महाद्वीपीय विस्थापन के बारे में अगर देखें तो क्या इसमें साक्ष्य देता है कि हाँ महाद्वीपीय विस्थापन हुआ है। तो पहला है महासागर के दोनों तटों की आयु में समानता, चट्टानों की आयु में समानता। बिल्कुल है, अगर आयु समान है तो इससे लगाया जा सकता है पता कि दोनों एक थे पहले। जिसे प्लेसर निक्षेप भी है। जीवाश्म का वितरण, अगर जीवाश्म कहीं यहाँ पे वो मिल रहा है, वही जीवाश्म इधर कहीं दूर दूसरे महाद्वीप पे मिल रहा है, तो बिल्कुल ये एक महाद्वीप से ही जुड़े होंगे कभी पिछले बार। टिलाइट भी है। तो इसमें सारे कथन हो जाएंगे, 1 2 3 4 सारे कथन सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, चक्रवात की घटना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, बहिरुष्ण कटिबंध चक्रवात में एक स्पष्ट वाताग्र प्रणाली होती है जो उष्ण कटिबंधीय चक्रवात में मौजूद नहीं होती है। तो आपको थोड़ा ये टेक्निकल वर्ड हो गया, तो इसमें सही है, ये बिल्कुल सही है कि बहिरुष्ण कटिबंधीय चक्रवात जो होती है उसमें स्पष्ट वाताग्र प्रणाली होती है। तो बिल्कुल सही है। उष्ण कटिबंधीय चक्रवात बहिरुष्ण कटिबंधीय चक्रवात की तुलना में अधिक क्षेत्र को प्रभावित करती है। तो आपका ये गलत हो जाएगा, अधिक नहीं कम क्षेत्र को प्रभावित करती है, अर्थात ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नियाग्र प्रपात निम्नलिखित झील युग्म में से किसके बीच स्थित होती है। जो नियाग्रा प्रपात है वो किस झील के बीच स्थित है पूछ रहा है। तो आपको मालूम होगा नियाग्रा प्रपात जो है वो आपको नियाग्रा नदी पर स्थित है। नियाग्रा नदी जो है वो ईरी झील और ओंटारियो झील, इस दोनों के झील को पानी से भरती है। तो अर्थात ओंटारियो झील और ईरी झील, अर्थात ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बैरियर रीफ में समुद्र की ओर ढलान खड़ी और ऊर्ध्वाधर होती है जबकि भूमि की ओर ढलान कम होती है। तो आपको बता दें कि बैरियर रीफ जो होता है, बैरियर रीफ में समुद्र की ओर ढलान खड़ी नहीं, समुद्र की ओर ढलान खड़ी नहीं होती है और ऊर्ध्वाधर होती है, जबकि भूमि की ओर ढलान कम होती है, भूमि की ओर ढलान ज़्यादा होती है। तो ये गलत है। बैरियर रीफ वैसे समुद्र के बीच में ही पाया जाता है, सभी समुद्र के बीच में पाया जाता है बैरियर रीफ। तटीय प्रवाल भित्ति जो होती है वो महाद्वीप के किनारे पर पाया जाती है, किनारों पर। तटीय प्रवाल भित्ति, बैरियर रीफ किनारों पर नहीं पाया जाता है। सभी प्रकार की प्रवाल भित्तियों की तटीय प्रवाल भित्ति सबसे बड़ी और सबसे व्यापक होती है। तो आपको बता दें कि ये भी गलत है। सभी प्रकार की प्रवाल भित्तियों तथा तटीय प्रवाल भित्ति सबसे बड़ी और सबसे व्यापक नहीं होती है। प्रवाल भित्ति क्योंकि प्रवाल भित्ति समुद्र में वातावरण में ही पाए जा सकते हैं, समुद्र के उष्ण कटिबंधीय वातावरण में ही पाए जा सकते हैं। इसके लिए 20 से 21 डिग्री सेल्सियस की तापमान जरूरी है। तो इसलिए ये आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो इसमें आपका ना 1 सही है ना 2 सही है, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्म पर विचार कीजिए। पहाड़ी एक तरफ दिया है, एक तरफ क्षेत्र दिया है। इलायची की पहाड़ी, आपको मालूम होगा कि इलायची की पहाड़ी जो है वो पाई जाती है केरल में। कैमूर की पहाड़ी आपको पूर्वी भाग अर्थात बिहार में होता है। और महादेव पहाड़ी आपको मध्य प्रदेश में, आपको मालूम होगा MP। और मिकिर पहाड़ी आपका असम में, ये हो जाएगा असम।
तो पूछ रहा है कि उपयुक्त युग में से कौन सही सुमेलित है। तो सही सुमेलित इलायची की पहाड़ी को कोरोमंडल तट, ये बिल्कुल गलत है, यहाँ पे नहीं होती है। कैमूर की पहाड़ी आपको पूछ रहा है, तो कैमूर की पहाड़ी आपको मालूम होगा कि ये भी बिहार में है, कोंकण तट पे नहीं है। महादेव की पहाड़ी जो है वो मध्य भाग में है, एमपी मध्य भाग में पाता है, मध्य भारत में, तो ये सही हो जाएगा। और मिकिर पहाड़ी जो है उत्तर पूर्वी भाग में है, असम उत्तर पूर्वी का भाग का हिस्सा है। तो 2 और 3, ये 1 2 गलत हो जाएगा, 2 3 सही है। 1 2 गलत है या 3 4 सही है, बल्कि 3 4, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भूकंपीय तरंगों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पी तरंग प्राथमिक तरंग है जो ठोस, तरल और गैसों के माध्यम से संचरण कर सकती है। अभी हम देखें पी तरंगे बिल्कुल सही है, तीनों माध्यम से करती है। इस तरंगे केवल तरल माध्यम में संचरण कर, अभी पर है कि इस तरंगे केवल सॉलिड में। भूगर्भिक तरंगे सामान्यतः धरातलीय तरंग की तुलना में कहीं अधिक विनाशकारी होती है। नहीं, आपको मालूम होगा कि एल तरंगे ज़्यादा विनाशकारी होती है, तो ये भी गलत हो जाएगा, अर्थात सही हो जाएगा इसका केवल 1, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित दर्रों के उत्तर से दक्षिण के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ये उत्तर से दक्षिण क्रम में व्यवस्थित करना है, तो सबसे पहले हमको इस दर्रों का बारे में मालूम होना चाहिए कि कौन सी दर्रा कहाँ है। जैसे पालघाट, आपको पालघाट का बात करें तो पालघाट आपका पड़ता है नीलगिरी की पहाड़ी के पास, अन्नामलाई की पहाड़ी वहाँ पे है, अर्थात केरल में। भोरघाट, आपका भोरघाट देखें तो भोरघाट आपको मुंबई को पुणे से जोड़ता है, तो नीचे है, मुंबई के थोड़ा सा नीचे है, थोड़ा सा नीचे, मुंबई लिख देते हैं, मुंबई। और जो थाल घाट है, थाल घाट भी मुंबई में है, लेकिन ये नासिक को जोड़ता है, नासिक, मुंबई को नासिक से जोड़ता है। उसके बाद चोरला दर्रा, चोरला घाट दर्रा, ये है आपका महाराष्ट्र, कर्नाटक और गोवा तीनों के मध्य में है। तो आपको सबसे ऊपर उत्तर से दक्षिण के क्रम में सजाना है, तो सबसे आपको ऊपर हो जाएगा थाल घाट, अर्थात 3। उसके बाद हो जाएगा आपको भोर घाट, मुंबई में ही है, तो 3 2। फिर आपका आएगा कि ये हो जाएगा केरल में, तो जो सबसे नीचे, तो 4 बाद में आएगा, उससे पहले 1 आएगा, भले 1 बाद में आएगा, उससे पहले 4 आएगा, तो सी हो जाएगा इसका 3 2 4 1। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र ITCZ के विकसित होने के कारण है। तो पहला कथन है, भूमध्य रेखा के निकट उपोष्णकटिबंधीय वायु राशियों के साथ भूमध्य सागरीय वायु राशियाँ का अभिसरण। तो ये आपका बिल्कुल ये आपका पूछा है कि कौन सा कारण है, तो बिल्कुल ये कारण नहीं है ऐसा। ग्रीष्मकाल के मध्य अक्षांशीय पेटी का अधिक गर्म, ये भी नहीं है। भूमध्य रेखा के निकट उत्तर पूर्वी और दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनों का अभिसरण, ये है, तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, डी पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। आगे अगला क्वेश्चन है, मरुस्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मरुस्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र, गर्म मरुस्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र के में अधिकांश जीव दिनचर होते हैं, दिनचर नहीं, रात्रि वाले होते हैं, ये गलत हो जाएगा आपका, दिनचर नहीं होते हैं, ये रात के दौरान सक्रिय होते हैं, ये रात्रि वाले होते हैं। पलाया शुष्क और आर्द्र शुष्क क्षेत्रों में बनने वाली अस्थायी झीलें हैं। तो पलाया जो है, ये आपको पलाया बिल्कुल सही है कि पलाया शुष्क और आर्द्र शुष्क क्षेत्रों में बनने वाली अस्थायी झील है, तो बिल्कुल सही है। विश्व के अधिकांश गर्म मरुस्थल महाद्वीपों के पश्चिम भाग में स्थिर है, तो ये भी सही है। विश्व के अधिकांश मरुस्थल महाद्वीपों के पश्चिम में स्थिर है, इसके कई उदाहरण हैं, तो 2 3 सही होगा, अर्थात ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि महासागरीय धाराओं के निम्नलिखित गुणों पर विचार कीजिए। जैसे महासागर धारा दिया है, धारा के प्रकार दिए हैं, तो आपको बता दें, कुरोशियो धारा एक गर्म जलधारा है। ओयासियो धारा एक ठंडी जलधारा है, और फॉकलैंड जलधारा बिल्कुल सही, ये एक ठंडी जलधारा है। तो इसमें सिर्फ तीसरा ऑप्शन सही है, तो सही सुमेलित करना है, अर्थात ऑप्शन ए हो जाएगा 3। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में हिमालय का विस्तार केवल 5 राज्यों में है। तो नहीं, भारत में हिमालय का विस्तार 13 राज्यों में है। आपको
याद रखिएगा कि भारत में जो राज्यों का विस्तार है वो 13 राज्यों में है, केंद्र शासित प्रदेश मिलाकर। पश्चिम घाट का विस्तार केवल 5 राज्यों में है। पश्चिमी घाट का विस्तार बिल्कुल सही है, 5 राज्यों में है, जैसे गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और तमिलनाडु। ये हो गए तमिलनाडु और केरल में फैला हुआ है। तो ये आपको 6 राज्यों में। और अब से गिन लेते हैं, गुजरात है, महाराष्ट्र है, और आपका गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, गोवा हो गया, कर्नाटक, तमिलनाडु में भी और केरल में भी हो, सॉरी 6 राज्यों में है, तो ये गलत हो जाएगा। पुलिकट झील का विस्तार केवल 2 राज्यों में है, तो बिल्कुल सही। पुलिकट झील का विस्तार आपको मालूम होगा कि आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के मध्य में है, तो ये 3 सही है, अर्थात ऑप्शन सी ए हो जाएगा, 3 सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित महासागरीय धाराओं पर विचार कीजिए। महासागरीय जलधाराएं दिया है, जैसे हम्बोल्ट जलधारा है, तो हम्बोल्ट जलधाराएं कहाँ है आपको, पेरू में। ये पेरू भी धाराएं इसको बोलते हैं, इसको पेरू धाराएं भी बोलते हैं। और ये आपका एक ठंडी समुद्री जलधाराएं हैं, तो ये आपका हो जाएगा ठंडी। लेब्राडोर जलधाराएं, लेब्राडोर भी आपको ठंडी है, ये भी ठंडी है, ठंडी है। अलास्का जलधारा है, अलास्का जलधारा आपको गर्म है, ये गर्म जलधारा है। और फॉकलैंड जलधारा अभी हम लोग पढ़े कि ठंडी जलधारा है, ये भी आपको ठंडी जलधारा है। पूछा है कौन सी ठंडी महासागरीय जलधारा है, तो आपको हो जाएगा 4, और हो जाएगा आपका 2 और 1, 1 2 4, अर्थात ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पछुआ हवाएं दक्षिण गोलार्ध में उत्तरी गोलार्ध की तुलना में अधिक मजबूत और अस्थायी होती है, क्योंकि? तो बोले पछुआ हवाएं आपको उत्तरी गोलार्ध में अधिक मजबूत होती है। इसका कारण है कोरियोलिस बल का परिणाम वस्तु की गति और उसके अक्षांश पर निर्भर करता है। और कोरियोलिस बल भूमध्य रेखा पर 0 होता है, ध्रुवों पर बढ़ता है, तो यही कारण है। तो इसका आंसर हो जाएगा, तो ये एक कथन दिया है, दक्षिणी गोलार्ध में उत्तरी गोलार्ध की तुलना में कम भूभाग है, बिल्कुल सही। दक्षिणी गोलार्ध में आप देखिएगा कोई ज़्यादा वहाँ लैंड नहीं है, सबसे ज़्यादा कोई महाद्वीपीय है तो ऊपर है। उत्तरी गोलार्ध की तुलना में दक्षिणी गोलार्ध की कोरियोलिस बल का प्रभाव अधिक होता है। तो अभी आपको बताएं कि उत्तरी गोलार्ध पर ज़्यादा लैंड है और दक्षिणी गोलार्ध पर, तो ये गोलार्ध से कोई मतलब नहीं है इसको। कोरियोलिस बल ये आपको अक्षांशों पर डिपेंड करता है, ऊपर नीचे जाने पर कोई नहीं, कहीं भी जाए सारे जगह समान होते हैं। ये गति पे होता है, सॉरी गति पे करता है, पृथ्वी की गति पे, तो ये गलत हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा केवल 1 सही है, अर्थात ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, सोन नदी का संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सोन नदी, इनका उद्गम अमरकंटक की पहाड़ियों से हुआ है, बिल्कुल सही, अमरकंटक से ही निकली है सोन नदी, तो ये बिल्कुल सही है। यह कुल 3 राज्यों से होकर प्रवाहित होती है, तो आपको बता दीजिए 3 राज्यों से नहीं, बल्कि आपको ये उत्तर मध्य प्रदेश से निकलती है, मध्य प्रदेश से होकर छत्तीसगढ़ जाती है, छत्तीसगढ़ से ऊपी से बिहार, तो ये 4 राज्यों के साथ गुजरती है, तो ये गलत हो जाएगा। घड़ियाल सोन नदी में पाए जाते हैं, तो घड़ियाल के बारे में बोल रहे हैं, तो घड़ियाल सोन नदी के में पाए जाते हैं, बिल्कुल सही है। तो अर्थात इसका ऑप्शन हो जाएगा सही 1 और 3। अगला क्वेश्चन है, प्रवाल भित्तियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तटीय प्रवाल भित्ति मुख्य भूमि से बाहर की ओर निकले हुए तट से निकट स्थित होते हैं। तो तटीय प्रवाल भित्ति अभी आपको बताया कि तटों पर पाए जाते हैं, तो ये बिल्कुल सही है कि ये थोड़ा सा निकले हुए होते हैं, ये बिल्कुल सही है। बैरियर रीफ तट से अधिक चौड़ी और गहरे चैनल या लेगून द्वारा पृथक होती है, तो ये भी बिल्कुल सही, आपको बताएं थोड़ा सा ही अंदर होता है बैरियर रीफ, तो ये भी सही है। एंटोल बैरियर रीफ के समान होते हैं, सिवाय इसके कि वो आकार और गोलाकार होते हैं, वे उथले लेगुन के चारों ओर होते हैं, तो ये भी बिल्कुल सही है। पूछा है सही कथन, तो 1 2 और 3 तीनों सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन है, पिछले कुछ वर्षों में भारत में आने वाली पश्चिमी विक्षोभ या तो विलंबित हुए हैं या कमजोर हुए हैं। तो आपको बता दें कि ये आपका बिल्कुल सही है कि हाँ, पिछले दशकों की तुलना में देखें तो कमजोर और विलंबित हुए हैं। कारण है, लाल इनो चरण पश्चिमी विक्षोभ के निर्माण के लिए तापमान प्रवणता को कमजोर करता है, तो ये भी बिल्कुल सही है। ये इसका स्पष्टीकरण करता है, तो इसका सही हो जाएगा ए, दोनों सही हो जाएगा कि स्पष्टीकरण कर रहा है। अगला क्वेश्चन है आपको,
42 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गयोट समुद्र के पानी के नीचे गयोट समुद्र के पानी के नीचे डूबी हुई शंक्वाकार ज्वालामुखी पहाड़ियाँ होती है। तो गयोट आपको बता दे, ये आपको शंक्वाकार नहीं होती है बल्कि उसका कटा हुआ भाग होती है। जैसे ये आपको शंक्वाकार हो गया, अगर यहाँ से हम इसको काट दें, अर्थात यहाँ से हम इसको काट दें तो इसको बोलेंगे गयोट, तो ये गलत हो जाएगा। अधिकांश समुद्री पर्वत विलुप्त ज्वालामुखियों के अवशेष हैं। तो अधिकांश समुद्री पर्वत विलुप्त ज्वालामुखियों के अवशेष हैं, बिल्कुल सही है। तो इसका ऑप्शन 2 सही है, अर्थात बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अपरदनात्मक भू आकृति के संदर्भ में कैनियन और गर्ज एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न है। तो आपको बता दें, गर्ज की चौड़ाई अधिभोग की तुलना में शीर्ष पर अधिक होती है। तो ऐसा नहीं है, गर्ज की चौड़ाई अधिभोग और शीर्ष मतलब टॉप पे या बॉटम पे दोनों पे समान होती है, मतलब एक ढलान की तरह होती है, तो ये गलत है। कैनियन की चौड़ाई अधिभोग की शीर्ष दोनों और लगभग समान होती है, तो ये गलत है। कैनियन की वी आकार की होती है, जैसे टॉप पे चौड़ी होती है लेकिन बॉटम पे पतली होती है, तो ये दोनों उल्टा दिया हुआ है, दोनों गलत हो जाएगा। कैनियन का निर्माण आमतौर पे अवसादी चट्टानों में, जबकि गर्ज का निर्माण कठोर चट्टानों से होता है। तो ये बिल्कुल सही है कि कैनियन का अवसादी चट्टान है और गर्ज कठोर चट्टानों से निर्मित होता है। तो कौन सा सही है बोला है, तो 3 सही हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, स्थानीय तूफान और उससे संबंधित क्षेत्र के बारे में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। जैसे तूफान दिया हुआ है, इधर राज्य दिया हुआ है, ब्लॉसम शावर। आपको मालूम होगा कि जो ब्लॉसम शावर है ये आपको एथी होता है केरल में, ये आपका केरल में, तो बिल्कुल सही, केरल दिया हुआ है, ये सही हो जाएगा। नार्वेस्टम होता है, जो नार्वेस्टम यह बंगाल और असम में होता है, ना कि तमिलनाडु में, ये गलत हो जाएगा। बरदोई सिला ये जो होता है ये भी असम में होता है, ना कि नागालैंड। और लू जो है, लू उत्तरी भारत में होता है, उत्तरी भारत में जैसे हो गया आपको लेके पंजाब से लेके बिहार तक, तो ये उत्तरी मैदान में बिल्कुल सही है। तो इसमें से कौन सा सुमेलित है पूछा है, तो 1, 4 अर्थात बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कावेरी नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका उद्गम ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से होता है। तो इसका उद्गम आपको मालूम होगा कि ये सही है, ये ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से ही निकलती है कावेरी नदी। यह केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु राज्य और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी से होकर प्रवाहित होती है, तो बिल्कुल सही, ये केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु से प्रवाहित होती है। यह 3 बार 2 धाराओं में विभाजित होती है और श्रीरंगपट्टनम, शिवसमुद्रम और श्रीरंगम द्वीपों का निर्माण करने के बाद वापस एक हो जाती है, तो बिल्कुल सही है, ये भी बात सही है, याद रखिएगा। तो तीनों सही है, पूछा है कितने सही है, तो तीनों सही है, अर्थात ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर्वत श्रृंखलाओं पर विचार कीजिए। तो आल्प्स पर्वत, एंडीज पर्वत, सिएरा नेवादा, अल्पेशियन पर्वत, ये 4 पर्वत दिए हुए हैं। पूछा है पर्वत श्रृंखलाओं में कौन से वलित पर्वत है। तो वलित पर्वत आपको मालूम है कि ये टकराने से फोल्डेड हो जाते हैं, इसी को वलित पर्वत कहते हैं। तो आल्प्स पर्वत भी वलित पर्वत है, ये अफ्रीका और यूरेशिया प्लेटों के टकराने से बना है। एंडीज पर्वत भी वलित पर्वत है, ये दक्षिणी अमेरिका प्लेट के नीचे नाजका प्लेट से दबने से बना हुआ है। और सिएरा नेवादा, जो ये सिएरा नेवादा है, ये आपका भ्रंश ब्लॉक पर्वत है, ये आपका वलित पर्वत नहीं है, क्योंकि टेक्टोनिक हलचल से ये उठा हुआ भाग है, तो ये नहीं होगा। पूछा है कि कौन वलित पर्वत का उदाहरण है। अल्पेशियन का भी आप जानते हैं, अल्पेशियन आपको अमेरिका और अफ्रीका के टकराने से हुआ है। तो 1, 2 और 4 अर्थात कितने कथन सही है पूछा है, तो केवल 3 सही है, 1 गलत है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, व्यापारिक पवनों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। व्यापारिक पवनें ये पछुआ पवनें होती है, तो बिल्कुल नहीं, व्यापारिक पवनें पछुआ पवनें नहीं होती है, आपको मालूम होना चाहिए। ये अपने उद्गम क्षेत्र में आर्द्र और गर्म होती है, ये अपने उद्गम क्षेत्र से आर्द्र और गर्म नहीं होती है, ये भी गलत है। ये अपने उद्गम क्षेत्र से नहीं बल्कि रास्ते में नमी लेती है, ये रास्ते में आर्द्र और नमी ले लेती है, भूमध्य रेखा तक पहुंचती है, उसके बाद नमी लेती है भूमध्य रेखा से, तो ये भी गलत है। तीसरा कथन है, तीव्र व्यापारिक पवनें भारी वर्षा से संबंधित होती है। तो तीव्र व्यापारिक
पौने बहुत कम वर्षा से संबंधित होती है, तो ये भी गलत हो जाएगा। दक्षिण पश्चिमी मानसून को दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनों की निरंतरता के रूप में देखा जा सकता है, तो बिल्कुल सही है। आप जो ये यहाँ से पवनें उठी तो यहाँ पे ये भूमध्य सागर अगर होगा, यहाँ पे ये भूमध्य सागर है, तो यहाँ से क्या होती है, यहाँ से ये मुड़ जाती है इधर भारत की तरफ। इसी को ये जो दक्षिण पश्चिमी मानसून है, इसी को दक्षिण पूर्वी मानसून में कहा जाता है। तो ये 4 सही हो जाएगा। तो कौन सा कथन सही है, अर्थात 4 ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, भारत में वर्षा वितरण के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। वर्षा वितरण के संदर्भ में पूछा है भारत से, अच्छा क्वेश्चन है। अत्यधिक वर्षा उत्तर पूर्व और उपमहाद्वीपीय क्षेत्र, तो बिल्कुल सही है। जो यहाँ से पौने आती है यहाँ से इस तरह, तो ये आपका यहाँ तटीय क्षेत्र में यहाँ पर वर्षा करती है अधिक, फिर इधर ऊपर आती है तो हिमालय क्षेत्र से टकराकर यहाँ पे और वर्षा करती है, इस सब क्षेत्रों में वर्षा करती है, तो बिल्कुल सही है, अत्यधिक वर्षा करती है। मध्यम वर्षा पूर्वोत्तर प्रायद्वीपीय में करती है, तो ये भी आपका सही है कि मध्यवर्ती वर्षा जो होता है ये पूर्वोत्तर प्रदेशों में करती है, जैसे गुजरात, तमिलनाडु, उड़ीसा, झारखंड, बिहार, ये सभी क्षेत्र आ जाते हैं, तो ये भी सही है। निम्न वर्षा आपको ढक्कन का पठार, बिल्कुल सही है। ढक्कन का पठार होता है जो दक्कन का पठार में भी निम्न वर्षा होती है, जो ये बीच का पार्ट है, यहाँ पे निम्न वर्षा होती है, तो ये भी सही है। आपको बता दें, अधिक वर्षा अर्थात 200 सेंटीमीटर से अधिक होता है, ये आपका मध्यम वर्षा आपका हो जाता है 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच आपका, और ये निम्न वर्षा होता है 50 से 100। तो यहाँ पर आपका सही हो जाएगा तीनों, अर्थात ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित ग्रहों पर विचार कीजिए। तो पहला शुक्र है, मंगल है, बृहस्पति है। उपयुक्त ग्रहों में से कौन से ग्रह सूर्य की परिक्रमा करने में पृथ्वी से अधिक समय लेते हैं? तो पृथ्वी से अधिक समय आपको मालूम है, पृथ्वी से दूर है थोड़ा बृहस्पति, बड़ा भी है, तो वो ले सकता है। और मंगल भी पृथ्वी के बाद आता है, तो मंगल भी ले सकता है, अर्थात 2 और 3 दोनों ले सकता है, अर्थात ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कैमूर की पहाड़ियाँ स्थित है। तो कैमूर की पहाड़ियाँ आपको स्थित है, जैसे यहाँ पर ये कैमूर की पहाड़ियाँ है यहाँ पे। तो पूछ रहा है हजारीबाग के उत्तर में, हजारीबाग आपको झारखंड में है, उत्तर में नहीं है, बल्कि हजारीबाग के कह सकते हैं पश्चिम में लिखा है बघेलखंड के दक्षिण में। तो बघेलखंड यहाँ पे आपको पड़ेगा इधर, तो बघेलखंड के दक्षिण में नहीं है, बल्कि पूरब में है, पूरब में होगी, तो ये भी गलत है, ये भी गलत हो जाएगा। बुंदेलखंड के पूरब में, बुंदेलखंड भी यहीं पे है बघेलखंड के पास, और इसके पूरब में बोल रहा है, तो बिल्कुल पूरब में है, ये सही है। विंध्य पर्वतमाला के पश्चिम में, तो विंध्य पर्वतमाला आपको यहाँ पे है, विंध्य पर्वतमाला के पश्चिम में नहीं है, बल्कि पूरब में है, या पूरब कह सकते हैं या उत्तर पूरब, तो ये भी गलत है, अर्थात ऑप्शन सिर्फ सी सही है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आप इस क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा, आप इस क्वेश्चन को कमेंट में जवाब दीजिए। तो आज के लिए इतना ही, चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो धन्यवाद एंड थैंक यू।